हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक होंगे। आज 15 सितंबर, तो मैं ये नई वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं 12th क्लास का तीसरा चैप्टर मानव में जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो पढ़ा चुका हूँ। अभी 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। संभवतः आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा। इस पाठ में से मेरे को जहाँ तक ध्यान है, 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो क्वेश्चन था कि अंडोत्सर्ग को प्रभावित करने वाला किसके कारण होता है? ओव्यूलेशन। तो उसमें एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एलएच ये दिया हुआ था। लेकिन उसमें ये लगता एलएच की कमी से, एस्ट्रोजन की उच्चता से, प्रोजेस्टेरोन की उच्चता से और एफएसएच के द्वारा ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, मैंने आपको बताया था एलएच सर्ज। इस प्रश्न के ऑप्शन में एलएच सर्ज का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या आंसर होगा? तो एलएच की न्यून मात्रा, ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है, क्योंकि एलएच सर्ज का मतलब होता है एलएच की अधिकता। वो ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखा था। दूसरा दे रखा था एफएसएच। एफएसएच जो होता है वो परिपक्व अंडपुटिका के परिपक्वन को प्रेरित करता है। ओव्यूलेशन से उसका कोई लेना देना नहीं। तीसरा था प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता। प्रोजेस्टेरोन तो अभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम बढ़ता है, पीत पिंड बढ़ता है, और पीत पिंड से प्रोजेस्टेरोन साबित होगा, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद स्थापित होगा प्रोजेस्टेरोन। अब एक चौथा ऑप्शन बचता है एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता, वो इसका सही आंसर है। यानी कि ओव्यूलेशन के लिए एलएच सर्ज के साथ साथ एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता भी उत्तरदायी होती है। एक प्रश्न यह आया था, मुझे जहाँ तक जानकारी है। और एक प्रश्न आया था जनसंख्या से संबंधित। अभी आज मैं नया टॉपिक जो करूँगा स्टार्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, उससे संबंधित क्वेश्चन आए थे। मेरे ध्यान में 2 क्वेश्चन है। एक तो आया था जनसंख्या का गुण कौन सा है? जनसंख्या के गुण मृत्यु दर होता है, जन्म दर होता है, मृत्यु दर होती है, जन्म दर होती है, लिंगानुपात होता है। चौथा ऑप्शन दिया था उसमें जाति पारस्परिक क्रिया, वो एक समुदाय का लक्षण है, पॉपुलेशन जनसंख्या का लक्षण नहीं है। तो वो इसका आंसर आता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था जनन स्वास्थ्य से संबंधित कि ऐसी महिला जो गर्भधारण नहीं कर सकती, उसमें उसको संतान प्राप्त करने के लिए कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए? देखो, महिला की प्रॉब्लम था कि वो गर्भधारण नहीं कर सकती। क्लियर? तो इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं। वो महिला अंडे तो देती है, उसमें निषेचन हो सकता है, समस्या केवल गर्भधारण की है। ऐसी स्थिति में उस महिला के शरीर से या तो हम निषेचन अंडे को बाहर निकालेंगे, जाइगोट को, जिसको निकालकर दूसरी महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दूसरी थी कि उस महिला के शरीर से जिसके शरीर में गर्भधारण नहीं हो सकता, उसके शरीर से 8 या 16 कोशिका वाले मोरुला, प्राक भ्रूण को, प्रो एम्ब्रियो को हम निकाल कर दूसरी महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये 2 विधियां उसमें आंसर आती हैं। क्लियर? आज मैं जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो है जनन स्वास्थ्य का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसमें सबसे पहले मैं
आज बात करूंगा जनसंख्या किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो ध्यान दो, पार्ट नंबर 4 है एनसीईआरटी का जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपके आरबीएससी के अंदर भी ये पार्ट दिया हुआ है, मैं इसी पार्ट को लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दो, जनसंख्या पॉपुलेशन का मतलब क्या है। तो ध्यान दो, किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले किसी एक जाति के जीवों की कुल संख्या, एक जाति, मैंने केवल एक जाति की बात की, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली किसी एक जाति विशेष के जीवों की कुल संख्या को उस क्षेत्र की, उस जाति की जनसंख्या कहते हैं। जैसे बांदीकुई क्षेत्र, अब बांदीकुई क्षेत्र में, क्षेत्र तो हो गया बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र, बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र, कोई भी अपन मान सकते हैं। उसमें मानव जनसंख्या कितनी है, तो केवल मानव प्रजाति की बात हो रही है। आमों की संख्या कितनी है, कुत्तों की संख्या कितनी है, एक स्पीसीज की बात हो रही है। ठीक है। एक होता है व्यष्टि, इस जनसंख्या को हम समष्टि भी कहते हैं, पॉपुलेशन को समष्टि भी कहा जाता है। किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाली किसी एक विशेष जाति के जीवों की कुल संख्या को उस क्षेत्र में उस जाति की कुल जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। जबकि एक शब्द और होता है व्यष्टि, इंडिविजुअल। व्यष्टि का मतलब होता है केवल अकेला जीव, अकेला जीव। अब मैं व्यष्टि और समष्टि दोनों की तुलना करते हुए इनके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अकेला व्यक्ति जन्म लेता है, जबकि कोई समष्टि होती है जो पूरी जनसंख्या है, उसमें वो जन्म नहीं लेती है। जन्म के स्थान पर उसमें प्रॉपर्टी चलती है जन्म दर। क्या चलती है? जन्म दर, नेटिलिटी। नेटिलिटी शब्द चलेगा इसमें पॉपुलेशन के लिए, समष्टि के लिए। जबकि व्यष्टि इंडिविजुअल के लिए केवल चलता है बर्थ, और यहाँ पर चलेगी बर्थ रेट, नेटिलिटी। दूसरा, अकेले एक जीव की मृत्यु होती है, जनसंख्या की कभी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर मृत्यु दर आएगी, मॉर्टिलिटी, डेथ रेट। तो अकेले एक जीव की तो का जन्म होता है, जबकि पॉपुलेशन में जन्म दर चलती है। अकेले एक जीव की मृत्यु होती है, पॉपुलेशन के अंदर मृत्यु दर चलती है। ठीक है, मॉर्टिलिटी बोलते हैं उसको, जन्म दर, मृत्यु दर। तीसरा आता है, एक जीव जो होता है उसका कोई एक लिंग हो सकता है, या तो वो नर होगा या वो मादा होगा। लेकिन समष्टि या पॉपुलेशन का लिंग नहीं होता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी समष्टि एक लिंगी है, नर है, या पूरी समष्टि मादा है, ऐसा नहीं। समष्टि के अंदर लिंगानुपात चलता है। क्या चलता है? लिंगानुपात। अकेली समष्टि का एक लिंग होता है, नर या मादा, जबकि व्यष्टि का, जबकि समष्टि में लिंगानुपात होता है। लिंग अनुपात, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने नर हैं, कितनी मादा हैं, ये लिंगानुपात चलता है। तो जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, लिंगानुपात हो गया। इसी प्रकार एक अकेली व्यष्टि की एक निर्धारित आयु होती है, निश्चित समय में, 14 वर्ष का, 16 वर्ष का, 25 वर्ष का, 45 वर्ष का, एक आयु होती है निश्चित समय में। लेकिन समष्टि की कोई आयु नहीं होती। समष्टि में किसी निर्धारित समय पर उसमें आयु वर्ग चलता है। क्या चलता है? आयु वर्ग। जैसे एक ग्रुप है, समष्टि है, मानव समुदाय की बात करें, मानव समष्टि की बात करें, तो उसके अंदर जन्म लेने वाले बच्चे, बालक, युवक, प्रौढ़, वृद्ध, कई हो गए, तो ये आयु वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयु वर्ग। तो समष्टि में जन्म दर होता है, समष्टि में मृत्यु दर होती है, समष्टि का लिंगानुपात होता है, समष्टि का आयु वर्ग होता है। जबकि व्यष्टि में व्यष्टि का जन्म होता है, व्यष्टि की मृत्यु होती है, व्यष्टि की एक निश्चित आयु होती है, व्यष्टि का एक लिंग होता है। ये प्रमुख डिफरेंस है, जो इसी पर आधारित एक सवाल पूछा गया था, जनसंख्या समष्टि के आधार पर। अब यदि हम बात करें कि जनसंख्या किसी क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मृत्यु दर अधिक है, मरने वालों की संख्या अधिक है, तो वो समष्टि की आकार घटेगा, समष्टि की संख्या घटेगी। जन्म दर अधिक है तो समष्टि का आकार बढ़ेगा, समष्टि की संख्या बढ़ेगी। क्लियर?
एक होता है आप्रवासन, एक होता है उत्प्रवासन। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में यदि दूसरे आवास से जीव आकर रहने लग जाएं, जिसको बोलते हैं आप्रवासन। जैसे बांदीकुई एक क्षेत्र है और इस बांदीकुई के क्षेत्र में आसपास के गांवों से लोग आकर यहाँ परमानेंट रहने लग जाएं, तो बांदीकुई की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। तो आप्रवासन से जो है जनसंख्या के आकार में बढ़ोतरी होती है। जबकि उत्प्रवासन यानी कि उस क्षेत्र से जनसंख्या का सदस्यों का दूसरे आवास में चले जाना उत्प्रवासन कहलाता है। ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या का आकार घटता है। जैसे बांदीकुई की जनसंख्या 50,000 है, अब उसके अंदर एक वर्ष के दौरान 5,000 व्यक्ति यहाँ से जयपुर, अलवर, कोटा चले गए और वहीं पर रहने लग गए, तो वो हमेशा के लिए चले गए। इसको बोलेंगे हम उत्प्रवासन। तो उत्प्रवासन होता है तो वो आकार घटता है जनसंख्या का। ठीक, तो और दूसरा, किसी जनसंख्या में, किसी समष्टि में यदि प्रौढ़ या वृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है, प्रौढ़ या वृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिनकी जनन क्षमता खत्म हो चुकी है, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो भविष्य में उस जनसंख्या का आकार घटेगा, क्योंकि वो मरेंगे, घटेगा। लेकिन यदि किसी समष्टि में जनन योग्य तथा युवा लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो भविष्य में उस समष्टि का आकार बढ़ेगा। जैसे हम चाइना की बात करें और इंडिया की बात करें, अभी तक चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन उसमें आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा बुजुर्गों की संख्या है। वैसे तो सबसे ज़्यादा संख्या पूरे वर्ल्ड में इस समय चाइना की है, लेकिन ये भी तथ्य सही है कि चाइना के अंदर आज की वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक वृद्धों की संख्या है। तो आने वाले समय में वो वृद्ध की डेथ ज़्यादा होगी और देशों की तुलना में, तो स्वाभाविक है उसका आने वाले जो आकार है वो कम हो जाएगा। जबकि इंडिया की बात करें, इंडिया वर्तमान में भी दूसरे नंबर पर है जनसंख्या के मामले पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसमें भी इंडिया के अंदर यंगस्टर की संख्या ज़्यादा है, युवा लोगों की संख्या ज़्यादा है। युवा लोग प्रजनन योग्य, प्रजनन करेंगे, उनके द्वारा प्रजनन होगा तो संतान ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी। तो इन फ्यूचर आने वाले समय में इंडिया की संख्या चाइना से भी बहुत अधिक हो जाएगी, इसका आकार बढ़ेगा। तो जनन योग्य संख्या या सदस्य ज़्यादा होते हैं तो भविष्य में उस समष्टि का आकार बढ़ता है, और यदि जनन वृद्धों की संख्या ज़्यादा होती है तो समष्टि का आकार भविष्य में घटता है। तो ये कुछ बातें मैंने समष्टि को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर की। इसी से संबंधित एक आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब है कि एक इकाई क्षेत्र, बांदीकुई तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, दौसा डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें नहीं, किसी इकाई क्षेत्र में, जैसे वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, किसी इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों की कुल संख्या, उस क्षेत्र का जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। दोबारा ध्यान दो, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की कुल संख्या उस जाति का उस क्षेत्र में जनघनत्व कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। और जनरली जनसंख्या घनत्व का जो मापन है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से किया जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें आई साहब, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, इनकी परिभाषा पूछ लेता है कई बार, क्या होता है जन्म दर, क्या होती है मृत्यु दर, क्या होती है लिंगानुपात, क्या होता है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक नंबर के, ये पूछ लेता है। तो ध्यान दो, बात करें हम जन्म दर की, डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। मृत्यु दर को हम डेथ रेट कहते हैं साहब, लेकिन इसका एक नाम हो रहा है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट। और जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो मोर्टेलिटी शब्द पर आते हैं, न कि डायरेक्ट मृत्यु दर पर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है प्रति वर्ष, प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर
मरने वाले जीवों की संख्या किसी समष्टि में, उसकी मृत्यु दर क्या होती है। दोबारा ध्यान दो, किसी समष्टि में प्रतिवर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है मृत्यु दर बराबर मृत जीवों की संख्या बटे कुल जनसंख्या इंटू 1000 प्रति 1000 बोलते हैं। तो ये जन्म दर मृत्यु दर हुई। इसके अपोजिट जन्म दर उसको बोलते हैं बर्थ रेट या नेटेलिटी रेट। इसका मतलब क्या है? किसी समष्टि में प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या हम उसका जन्म दर कहते हैं। ये बात होती है। लिंगानुपात, किसी समष्टि में, किसी क्षेत्र की समष्टि में 1000 महिलाओं पर, मादाओं की तुलना में उपस्थित पुरुषों की संख्या उस समष्टि का लिंग अनुपात कहते हैं। दोबारा ध्यान दो, किसी समष्टि में प्रति 1000 मादाओं के सापेक्ष की तुलना में उपस्थित नर प्राणियों की संख्या उस समष्टि का लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, अब अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सिटीज का लिंगानुपात अलग अलग होता है। ठीक है, 1000 महिलाओं पर 911 पुरुष, तो 1000 अनुपात 911, ये लिंगानुपात कहलाता है। पहले महिलाओं की संख्या लिखेंगे 1000, अनुपात का चिन्ह लगाकर पुरुषों की संख्या लिखेंगे, मेल की संख्या लिखेंगे, तो ये उसका लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें जनसंख्या के साथ साथ अब दूसरा टॉपिक लेकर चल रहा हूँ मैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आपका प्रमुख टॉपिक है, जनन स्वास्थ्य। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताऊँ। तो देखिए, सामान्य अर्थों में जो जनन स्वास्थ्य होता है, सामान्य संकुचित अर्थों में, एक सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है, तो वो अपने संकुचित अर्थों पर इतना ही कहेगा कि प्राणी के जनन अंगों का स्वस्थ होना और सही ढंग से कार्य करने की स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। प्राणी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स का नॉर्मल होना और उसका नॉर्मल ढंग से कार्य करना, सही ढंग से कार्य करने की स्थिति को जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। ये एक सामान्य बात है, केवल जनन अंगों से को ध्यान में रखकर ये बात कही जा रही है कि वो जनन अंग सही है और सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, इस स्थिति को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनन स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी, बहुत व्यापक अर्थों में। इसका मतलब क्या होता है कि जनन के सभी पहलुओं सहित, अब कौन कौन से पहलू होते हैं इसमें, पहले मैं उनकी बात करूँ, परिभाषा बात बोली, लेकिन शारीरिक पहलू यानी जनन अंगों की संरचना कैसी है। दूसरा, भावनात्मक, जनन से संबंधित जो भावना है वो, जनन से संबंधित जो व्यवहार है और जनन से संबंधित जो सामाजिक मानदंड है उनकी बात हो रही है। शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, सामाजिक स्वास्थ्य। तो क्या परिभाषा निकलती है, ध्यान दो। WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित मानव के शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक सामान्यता की स्थिति को ही हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये जनन स्वास्थ्य कहलाएगा कि जनन के सभी पहलू आ गए इसमें, शारीरिक पहलू आ गया, उसका भावनात्मक पहलू आ गया, उसका सामाजिक पहलू आ गया, उसका व्यवहारात्मक पहलू आ गया। अब जैसे एक परिवार, मैं बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ, एक परिवार है, परिवार के अंदर माता जी, चाची जी, ताई जी, बहन जी, भाभी जी, पत्नी, ये महिला वर्ग है। इसी प्रकार पुरुषों में
पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी, भाई, बेटा, ये पुरुष पहलू। अब इसमें एक अच्छी सोच रखने वाले परिवार के अंदर प्रत्येक पुरुष के द्वारा जो उसके सामाजिक संबंध हैं उनको वह अनुपालन करता है, उनका वो पालन करता है, उनका सम्मान करता है। चाची जी की जगह चाची जी का सम्मान करेगा, माता जी का सम्मान करेगा, बहन की जगह बहन का सम्मान करेगा, भाभी की जगह भाभी का सम्मान करेगा, और पत्नी की जगह पत्नी। लेकिन पत्नी सभी महिलाओं को, घर की सभी महिलाओं को वो पत्नी के दृष्टिकोण से नहीं देखेगा। अगर देखता है तो इसका मतलब वह अस्वस्थ व्यक्ति है, वो मानसिक बीमार है, जनन से संबंधित उसका पहलू अच्छा नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सामाजिक पहलुओं में आते हैं, व्यवहार में आते हैं। उसका मानसिक सोच क्या है, रिप्रोडक्टिव से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित, जनन से संबंधित, ये बातें आती हैं। तो WHO के अनुसार मानव जनन के सभी पहलुओं सहित मानव की शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक सामान्यता की स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। ये बात आती है जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या है जनन स्वास्थ्य से संबंधित आज के वर्तमान युग में? तो ध्यान दो, जनन स्वास्थ्य से संबंधित का जो है एक समाज का जो संबंध है कि वो समाज कैसा होगा, अच्छा समाज होगा, बुरा समाज होगा, वो उसका संबंध सीधा सीधा उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा होता है। तो जनन स्वास्थ्य की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको यदि हम बात करें तो देखो, रूढ़िवादिता, अशिक्षा, जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, स्वास्थ्य संगठनों की निष्क्रियता के कारण जो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो है सबसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। दूसरा, निसंतान दंपतियों की संख्या का बढ़ना, यानी कि संतान का नहीं होना। तीसरा, यौन रोग, सेक्सुअल डिजीज। ये इसकी प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर मैं आज आपसे चर्चा करूं। बात करेंगे हम जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, किसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, क्या मतलब है इसका? एक जनसंख्या वृद्धि होती है और एक जनसंख्या विस्फोट होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। पहले बात जनसंख्या विस्फोट की करता हूं, तो ध्यान दो। किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र विशेष होता है, उसमें अधिकतम जीवों को धारण करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी, उस क्षेत्र में उपस्थित संसाधनों के आधार पर। जैसे बांदीकुई क्षेत्र है, बांदीकुई के जो पास, बांदीकुई क्षेत्र में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी उपस्थिति जो है वो मान लीजिए 50,000 जनसंख्या को कैरिंग कर सकती है। क्लियर? लेकिन 50,000 से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए उस जनसंख्या के जीवों में, सदस्यों में आपस में आपाधापी बढ़ जाएगी। इस स्थिति को विस्फोटक स्थिति कहा जाता है। तो इसकी सीधी सीधी परिभाषा मैं आपको बताऊं, सो सिंपल परिभाषा, कि जनसंख्या में होने वाली ऐसी वृद्धि जिसके कारण लोगों के लिए, जनसंख्या में होने वाली ऐसी वृद्धि जिसके कारण लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और वस्तुएं कम पड़ने लगे। आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और वस्तुएं कम पड़ने लगती हैं तो उस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसके कारण भुखमरी, रहने की आवास की कमी, पानी की कमी ये हो जाती है। अब जनसंख्या होता किसके कारण है विस्फोट? जनसंख्या विस्फोट का मूल कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको, ऑप्शन दूँ कि भाई मृत्यु दर का घटना, जन्म दर का बढ़ना, अशिक्षा, गरीबी,
ये 4 साधन थे। या चिकित्सा सुविधाओं का बेहतर होना। ध्यान दो दोबारा, जनसंख्या विस्फोट का मूल कारण क्या है? पहला, मृत्यु दर का घटना। दूसरा, जन्म दर का बढ़ना। तीसरा, चिकित्सा सुविधाओं का बेहतर होना। और चौथा, अशिक्षा। अब आप देखेंगे तो चारों ही जो कारण है वो जनसंख्या विस्फोट के हैं। इन चारों के कारण जो है जनसंख्या विस्फोट होता है। लेकिन इन सब में जो मेन कारण है वो है मृत्यु दर का घटना। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत नज़दीकी ऑप्शन देता है ये, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण, अनेक कारण बताइए तो उसमें सारी आ जाएंगे, लेकिन मुख्य कारण जब पूछेगा तो उसमें मूल कारण जो आएगा वो होगा मृत्यु दर का घटना। क्लियर? दूसरा, अशिक्षा। अशिक्षा जो होती है, व्यक्ति जो है बड़े परिवार से होने वाली जो हानि होती है उनसे अनजान होता है। अशिक्षा से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं रखता है। एक बड़े परिवार को छोटे परिवार में कैसे रखा जाए ये उसको ज्ञान नहीं होता है। नई नई टेक्नोलॉजी जो रिप्रोडक्शन से, जनन से संबंधित होती है, उनकी जानकारी नहीं होती है। एक दंपति, ये परिवार है, वो चाहता है कि मेरा छोटा परिवार हो, 2 ही बच्चे हों, हम 2, हमारे 2 हों, लेकिन वो अशिक्षित है। और अशिक्षित होने की वजह से उसे नहीं मालूम कि इसका क्या तरीका है, कैसे 2 ही बच्चे रखे जाए। ये मूल कारण है। दूसरा, गरीबी जो होता है ये भी कारण है। गरीबी में व्यक्ति ये सोचता है कि यदि मेरे पास जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा मैं कमाई करूँगा, मेरे परिवार की कमाई बढ़ेगी। वो ये सोचकर जनसंख्या बढ़ाता है। मनोरंजन के साधनों कमी होना। गरीबी में केवल वो पेट भरता है, अपने परिवार का खर्चा करता है, मनोरंजन के पर्याप्त साधन नहीं आ पाते। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति मनोरंजन के लिए जनन करता है, मैथुन करता है, और इस कारण से जनसंख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल सीधी बात, ठीक है। बाल विवाह। 13 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों में जनन की क्षमता विकसित हो जाती है। 13 से 14 वर्ष की आयु। अब यदि बाल विवाह कर दिया जाए, एक लड़की का 13 से 14 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु, और एक लड़की का विवाह हो रहा है 18 वर्ष के बाद, तो 4 साल डिफरेंस है, 3 से 4 साल डिफरेंस। तो उस लड़की की तुलना में जो 18 वर्ष के बाद विवाह कर रही है, वो बाल विवाह करने वाली लड़की ज़्यादा बच्चों को जन्म देगी। वो अशिक्षित भी होगी, कम पढ़ी लिखी भी होगी, इसके कारण वो है ज़्यादा बच्चों को जन्म देगी। तो इसका जो बाल विवाह भी एक प्रमुख कारण है। दूसरा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवारों में जो नए दंपति होते हैं, पति पत्नी, उनके द्वारा बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं। उनको इस बात की तो चिंता होती ही नहीं है कि बच्चे की देखभाल कौन करेगा। संयुक्त परिवार में दादी देख लेगी, ताई जी देख लेंगी, चाची देख लेंगी, घर के और अन्य परिवार है वो उनकी देखभाल कर लेंगे। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, चिंता वाली बात नहीं है कि बच्चे की देखभाल कौन करेगा। लेकिन जो एकल परिवार में, जिसमें पति पत्नी दोनों ही सर्विस करते हैं, वहाँ समस्या आ जाती है कि बच्चे तो पैदा कर लें, लेकिन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो एकल परिवारों में बच्चों की उत्पन्न होने की दर तुलनात्मक कम होती है उन परिवारों के जो संयुक्त परिवार होते हैं। सुरक्षा की भावना प्रबल होती है संयुक्त परिवारों में, जबकि एकल परिवारों में सुरक्षा की भावना कम हो जाती है कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो ये प्रमुख कारण हुए जनसंख्या विस्फोट के। क्या क्या बोला मैंने? मृत्यु दर का घटना, जन्म दर का बढ़ना, अशिक्षा, चिकित्सकीय सुविधाओं का बेहतर हो जाना, गरीबी, मनोरंजन के साधनों का अभाव, बाल विवाह, संयुक्त परिवार, ये सब कारण हैं जनसंख्या विस्फोट के। लेकिन इनमें मूल कारण है मृत्यु दर का घटना। क्लियर? तो ये बात मैंने आपको आज इतनी बताई, एक इंट्रोडक्शन दिया इस पार्ट का वर्बली। कल मैं अगला जो टॉपिक लूँगा वो मैं बोर्ड पर आपको समझाऊंगा कि इसका टॉपिक अगला क्या है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और जो 12वीं के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आपके जो सीनियर्स थे जिन्होंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया है, उनसे वो पेपर ले लें, आप फोटोकॉपी करा लें। अगर वो पेपर नहीं दें तो पेपर लेकर फोटोकॉपी करा लो। और आप देखिए
कि आपने अब तक जो पढ़ा है 11th का और 12th का जो चैप्टर पढ़ लिया उसमें से कितने क्वेश्चन आए, क्या आप उन प्रश्नों को कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? क्या आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं? इन छोटी छोटी बातों को आप जरूर देखें, आज ही पेपर की व्यवस्था करें। थैंक यू, धन्यवाद।